सो नाउ लेट अस स्टडी, जैसा मैंने आपसे कहा था न्यूरो एनाटमी में, द फर्स्ट पार्ट द मोटर फंक्शंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो मैं जो लोअर ब्रेन से भी नीचे लेवल है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का उसको पढ़ रहा हूँ, जिसको पहला लेवल मैं कहूँगा स्पाइनल कॉर्ड। और इस स्पाइनल कॉर्ड पर हम कोऑर्डिनेट करेंगे रिफ्लेक्सेस। और आप एक रिफ्लेक्स पढ़ चुके हैं यूरिनरी सिस्टम में, जो हमने मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स को कोऑर्डिनेट किया था सेक्रल स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर। सो उतना तो आपको ध्यान है कि मेरे को याद है, अगर आपको याद है ब्लैडर में एक सेंसिटिव एरिया था जिसको हमने कहा था ट्राइगॉन, वहाँ पर स्ट्रेच रिसेप्टर्स थे, उससे जो आफ्रेंट है वो सेक्रल स्पाइनल कॉर्ड पर आए थे और सेक्रल स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर हमने कोऑर्डिनेट किया था मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। तो अभी हम ये देखेंगे कि वो कौन कौन से मोटर फंक्शंस हैं, वो कौन कौन से रिफ्लेक्सेस हैं जो कि कोऑर्डिनेट हो रहे हैं कहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड पर। और जिसका मैं एग्जांपल आपको पढ़ाऊंगा दैट विल बी अ रिफ्लेक्स व्हिच इज वेरी फेमसली कॉल्ड एज ए मसल स्पिंडल रिफ्लेक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, मसल स्पिंडल रिफ्लेक्स। इट इज वेरी फ्रीक्वेंटली आल्सो कॉल्ड एज द स्ट्रेच रिफ्लेक्स। सो हम जो रिफ्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं नीट के लिए, मसल स्पिंडल रिफ्लेक्स, या मैं इसको क्या कह रहा हूँ, स्ट्रेच रिफ्लेक्स कह रहा हूँ। अब एक छोटी सी बात इसको डिस्कस करने से पहले ये समझिए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स हैं उनकी सेल बॉडीज जहाँ पर बहुत कंसंट्रेशन में है, सेल बॉडीज अगर आपको याद है सोमा जो सेल बॉडी थी न्यूरॉन की, अगर वो कुछ जगह पर बहुत ज़्यादा इकट्ठे हैं तो उस एरिया को हम कहते हैं ग्रे मैटर। सो ग्रे मैटर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो जगह है जहां पर न्यूरॉन्स की सेल बॉडी एक जगह पर क्या हो गई है, कंसंट्रेट हो गई हैं। और जो एक्सॉन्स होते हैं उनके चारों तरफ माइलिन शीथ होती है, माइलिन शीथ का कलर थोड़ा सा वाइटिश होता है, इसीलिए जहां पर एक्सॉन्स ज़्यादा हैं उस एरिया को हम कहते हैं वाइट मैटर। सो बेसिकली मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एनाटमी में ये शब्द बार बार देखूंगा, ग्रे मैटर और वाइट मैटर। मुझे पता चल गया ग्रे मैटर वो जगह है जहां पर सेल बॉडीज हैं और वाइट मैटर वो जगह है जहां पर एक्सॉन्स हैं। अब एक छोटी सी बात समझिए, स्पाइनल कॉर्ड लेवल पर ग्रे मैटर इज ऑन द इनसाइड। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ग्रे मैटर कहां होता है, अंदर होता है, और वाइट मैटर इज ऑन द आउटसाइड। सो प्लीज अंडरस्टैंड, स्पाइनल कॉर्ड लेवल पर हम कह रहे हैं ग्रे मैटर अंदर है और चारों तरफ क्या है, वाइट मैटर है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर जाएंगे, अगर आप जाएंगे से फॉर एग्जांपल अगर आप जाएंगे सेरिब्रम और सेरिबेलम में, सो आपको ध्यान है मैंने जो डायग्राम बनाया था सेरिब्रम और सेरिबेलम में उल्टा है। इसका मतलब यह है कि ग्रे मैटर इज ऑन द आउटसाइड एंड इज अप्रोप्रिएटली कॉल्ड एज द कॉर्टेक्स। तो जब भी मैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलूंगा या सेरिबेलर कॉर्टेक्स बोलूंगा तो मैं बाहर की बात कर रहा हूं और किस जगह की बात कर रहा हूं, जहां पर इन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स का क्या है, ग्रे मैटर, मतलब यहां पर सेल बॉडीज लोकेटेड है, और इनका जो व्हाइट मैटर है दैट इज ऑन द इनसाइड। सो इसका मतलब ये हुआ कि मैं वो क्रूड डायग्राम बार बार बनाऊंगा, इसकी आप उस ब्यूटी पे मत जाइएगा। ये एक बड़ा फंक्शनल डायग्राम है जो काम चलाऊ डायग्राम हम बार बार यूज करेंगे। हमने कहा ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये मेडुला ओब्लंगाटा है, ये पॉन्स है, ये सेरिबेलम है, और हमने यहाँ पर बनाया कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमाइना, और ये बनाया हाइपोथैलेमस, थैलेमस, और थैलेमस की आउटग्रोथ बनाई सेरिब्रम। सो एक बहुत रफ डायग्राम मैंने आपको बनाया और मैंने आपसे ये कहा कि यहाँ पर ग्रे मैटर अंदर है, वाइट बाहर है, और सेरिब्रम और सेरिबेलम में उल्टा है। इसमें क्या है, ग्रे मैटर कहाँ पर है, बाहर की तरफ है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स हो जाएगा, और बीच में वाइट मैटर आएगा, और यहाँ पर भी बाहर की तरफ क्या होगा, ग्रे मैटर, और बीच में क्या आएगा, वाइट मैटर। अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ से यहाँ तक कैसे होगा। सो आपने ये कहा कि यहां तो ग्रे अंदर वाइट बाहर है, यहां पर आपने क्या कहा, ग्रे बाहर वाइट अंदर है, तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि बीच में क्या होगा। बीच में न्यूरॉन्स आर स्पोरेडिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट मींस दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ ग्रे मैटर और वाइट मैटर। और यहां से इस जगह को, दैट मींस राइट फ्रॉम मेडुला ओब्लंगाटा टिल थैलेमस, वेयर द न्यूरॉन्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू प्रॉपर ग्रे मैटर और वाइट मैटर, दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड एज द रेटिकुलर फॉर्मेशन। So all these structures, they form the part of what is called as reticular formation, and if you have read your old NCERT, it says that this reticular formation is the gatekeeper to the consciousness.
सो इस जगह को हमने क्या कहा है बेटा, रेटिकुलर फॉर्मेशन कहा है। यहां पर न्यूरॉन्स ग्रे मैटर और वाइट मैटर इस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं है, और ये आपकी कॉन्शियसनेस की क्या है, गेटकीपर है। यहाँ के जो न्यूरॉन्स हैं एक दूसरे को स्टिमुलेट करते हैं, सेरिब्रम को भी स्टिमुलेट करते रहते हैं, सेरिबेलम को भी, और नीचे स्पाइनल कॉर्ड को भी। इनके बीच में बहुत ज़्यादा साइनेप्सिस होंगे, और ये आपको एक्यूट स्टेट ऑफ सेरिब्रेशन, जिसे आप अवेक स्टेट कहते हैं, उसमें रखते हैं। सो सेरिब्रेशन की जो अवेक स्टेट है उसको रखने के लिए इस रेटिकुलर फॉर्मेशन का बहुत ही पिवटल रोल है। इसीलिए इसको अप्रोप्रिएटली मैं एक बार फिर बता रहा हूं कि गेट कीपर टू दी कॉन्शियसनेस कहा जाता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे में बाइलैटरल सिमेट्री है, बाइलैटरल सिमेट्री है, तो इसका मतलब मैं अल्टीमेटली आपको स्पाइनल कॉर्ड का एक हेमी सेक्शन दिखाऊंगा। सो अगर ये स्पाइनल कॉर्ड है और इसको मैंने ऐसे काटा तो स्पाइनल कॉर्ड कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन के आएगा। सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। सो मैंने स्पाइनल कॉर्ड का कट सेक्शन किया है। ये पार्ट है बेटे डॉर्सल और ये पार्ट है वेंट्रल। सो प्लीज अंडरस्टैंड बाइलैटरल सिमेट्री। तो मैं बाद में आपको एक ही तरफ का सेक्शन दिखाऊंगा, लेकिन अभी आपको मैंने कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ऐसे काटा तो आप ये जो कट सेक्शन देख रहे हैं वो कुछ इस तरह की शेप आएगी। ये जगह कैसी है, डॉर्सल है, और ये वाली जगह कैसी है, वेंट्रल है। आपको बीच में कट सेक्शन में इसमें एक स्पेस दिखाई देगी, इसको आप कहेंगे सेंट्रल कैनाल। आप जानते हैं इस सेंट्रल कैनाल में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ होगा। अब मैं इसका ग्रे मैटर बना रहा हूं। इसका ग्रे मैटर जैसा मैं आपको बता चुका हूं इज ऑन द इनसाइड और इट इज इन एच शेप्ड और बटरफ्लाई पैटर्न। तो आप इसको कई बार बटरफ्लाई या एच शेप किसी भी नाम से बुला सकते हैं। ये इसका ग्रे मैटर है। सो अंदर की तरफ क्या है, ग्रे मैटर है, और बाहर की तरफ क्या है, वाइट मैटर है। और आप ये देख रहे हैं कि ये ग्रे मैटर के कुछ एक्सटेंडेड पार्ट्स हैं जिनको हम हॉर्न्स कहते हैं। इनके एक्सटेंशंस को हम क्या कहते हैं, हॉर्न्स कहते हैं। अब हम करेंगे ये कि इस डायग्राम को दोबारा बनाएंगे और मैं आपको एक हेमी सेक्शन आधा पार्ट दिखाऊंगा। जो यहां पर होगा वही इसके लिए भी रेलेवेंट है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे में कैसी सिमेट्री है, बाइलैटरल सिमेट्री है। सो अगेन आई एम मेकिंग व्हाट इज कॉल्ड एज द हेमी सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। सो अगर मैं हेमी सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड बनाऊंगा तो आप ये देखेंगे कि इसमें ये हेमी सेक्शन बन गया, ये आपका सेंट्रल कैनाल आ गया, और ये आपने बनाए ग्रे मैटर, और ग्रे मैटर जिसे आप एच शेप्ड या बटरफ्लाई शेप कह रहे हैं, इसकी एक्सटेंशंस को आपने कहा है हॉर्न। सो दैट मीन्स दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द डॉर्सल हॉर्न, इसको आप कहते हैं डॉर्सल हॉर्न, और इस पार्ट को आप कहते हैं वेंट्रल हॉर्न। इस पार्ट को आपने क्या कहा, वेंट्रल हॉर्न। इसको हम कहेंगे इंटरमीडियोलेटरल हॉर्न। ये मैं आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दोबारा कट सेक्शन बना करके दिखाऊंगा, और वहां पर इस इंटरमीडियोलेटरल हॉर्न का मैं इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन सिंपैथेटिक सिस्टम के यहां से निकलेंगे। सो आज हम थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं, मैं इसको काफी तेजी से रिवाइज कराऊंगा आपको दोबारा इस सेक्शन को, जब मैं सिंपैथेटिक या सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पढ़ाऊंगा, जो कि दो सब डिविजन है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। अब अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करें तो हम ये समझ सकते हैं कि इसके चारों तरफ वर्टिब्रा होगा। सो इसके चारों तरफ क्या होना चाहिए, वर्टिब्रा होना चाहिए, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो एनक्लोज्ड होती है दैट इज एनक्लोज्ड इन द वर्टिब्रल फोरामेन, और ये जो वर्टिब्रल फोरामेन है दैट इज फॉर्म्ड बाय द वर्टिब्रे। सो अब आप ये देखिए कि इन हॉर्न से निकलेंगी रूट्स ऑफ द स्पाइनल नर्व। तो इसको मैंने क्या कहा है, डॉर्सल रूट। इस चीज को मैंने क्या कहा है, डॉर्सल रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व। और अगर आपको मेरे प्रिलिमिनरी डिस्कशंस याद आ रहे हैं तो यहां पर आपको डॉर्सल रूट गैंग्लियन मिलेगा, और आपको अब याद आ गया होगा कि ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन वो जगह है जहां पर स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन मिलता है, और यहां से निकलेगी वेंट्रल रूट। तो ये वेंट्रल रूट है, तो इसको हमने कहा है वेंट्रल रूट, वो डॉर्सल रूट है, और ये दोनों रूट्स मिलेंगी विद इन दी वर्टिब्रल फोरामेन। ये यहां आकर के आप देख रहे हैं अभी वर्टिब्रा से बाहर नहीं निकला है, वर्टिब्रा की स्पेस एनक्लोज्ड में स्पाइनल कॉर्ड के बाहर आकर के ये दोनों रूट्स आपस में जुड़ गई हैं, और इन्होंने बनाया है स्पाइनल नर्व, जो कि इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से बाहर निकलेगा। दो वर्टिब्रा के बीच की स्पेस से बाहर निकल रही होगी, तो एक स्पाइनल नर्व ऐसे आ रही होगी और एक स्पाइनल नर्व उस तरफ आ रही होगी, क्योंकि बाइलैटरल सिमेट्री है। सो हर लेवल पर एक पेयर क्या आ रही होगी, स्पाइनल नर्व। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे अंदर 31 पेयर्स ऑफ क्या हैं, स्पाइनल नर्व है। ये स्पाइनल नर्व पीछे जाकर के अल्टीमेटली डिवाइड होगी दो सब डिविजन्स में। ये दो सब डिविजन्स, इनको हम कहेंगे रैमस,
ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे डॉर्सल और वेंट्रल साइड पे। तो इसको तो मैंने क्या कहा है, स्पाइनल नर्व कहा है, और इसको मैंने कहा है डॉर्सल रैमस, इस जगह को मैंने कहा है डॉर्सल रैमस, और इस जगह को मैंने कहा है वेंट्रल रैमस। इसको एक बार दोबारा देखते हैं। ये हॉर्न है, डॉर्सल हॉर्न, ये वेंट्रल हॉर्न, दीज आर द रूट्स ऑफ द स्पाइनल नर्व, दिस इज द डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व, दिस इज द वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व। दोनों ने जुड़ करके क्या बनाया है, द मेन स्पाइनल नर्व। ये स्पाइनल नर्व बाहर आई है दो वर्टिब्रा के बीच में अवेलेबल स्पेस से, और थोड़ी दूर जाकर के ये दो सब डिविजन्स में डिवाइड हो गई है। एक को आपने डॉर्सल रैमस कहा है और दूसरे को आपने क्या कहा है, वेंट्रल रैमस कहा है। एक डायग्राम हम एक बार देखते हैं। ये डायग्राम मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में बताऊंगा, लेकिन यहां पर इस एनाटॉमी को समझने के लिए आपको काफी फायदा होगा। अगर आप देखें तो ये कट सेक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का। अगर आप कट सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड देख रहे हैं तो ये बीच में मैंने आपको क्या कहा था, ये जो डार्क येलो कलर दिख रहा है आपको, इसे मैं कह रहा हूं ग्रे मैटर, इसे मैं कह रहा हूं ग्रे मैटर। और ग्रे मैटर के जो एक्सटेंशंस हैं, इस पार्ट को आप कहेंगे डॉर्सल हॉर्न, इसको आप कहेंगे वेंट्रल हॉर्न, और इसको आप कहेंगे इंटरमीडियोलेटरल हॉर्न। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। और यहां से देखेंगे अगर आप तो बड़े ध्यान से देखिएगा, ये जो डॉर्सल हॉर्न है इससे निकल रही है डॉर्सल रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व, और ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन है जिसमें सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन होता है, और ये वेंट्रल रूट निकल रही है, और ये दोनों रूट्स मिलकर के बना रही हैं स्पाइनल नर्व। और ये स्पाइनल नर्व आगे आकर के दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, इनको हम कहते हैं डॉर्सल रैमस और इसको हम कहते हैं वेंट्रल रैमस। अभी हमारे लिए सिंपैथेटिक चेन इररिलेवेंट है, ये मैं आपको दोबारा बताऊंगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कि इसकी फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्पाइनल कॉर्ड का कट सेक्शन एक्चुअली दिखने में कैसा लगता है। So we have understood the basic anatomy of the spinal cord. Now I will tell you about the muscle spindle. So मुझे जो रिफ्लेक्स आपको कराना है, जैसा मैं आपको बता रहा था, मुझे कराना है मसल स्पिंडल रिफ्लेक्स, जिसको मैं स्ट्रेच रिफ्लेक्स भी कह रहा हूं। और मैं जानता हूं कि स्पाइनल कॉर्ड लेवल पर ज्यादातर क्या कोऑर्डिनेट होने हैं, रिफ्लेक्सेस, और जो मैंने रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल उठाया है वो किसका है, मसल स्पिंडल का। एक बात समझिएगा, मान लीजिए ये मसल वेंट्रल साइड में है, ये मसल वेंट्रल साइड में है, ये मसल स्पिंडल एक रिसेप्टर है। मसल स्पिंडल इज अ रिसेप्टर फाउंड इन द मसल्स, and this receptor, which is the muscle spindle, actually judges the change in the length of the muscle as well as the rate of this change. So please understand, मसल स्पिंडल एक रिसेप्टर है जो मसल्स में मिलता है। ये एक तो ये देखता है कि मसल की लेंथ चेंज हो रही है, दूसरा साथ में ये भी देखता है कि कितनी तेजी से चेंज हो रही है। सो इट जजेस द चेंज इन द लेंथ ऑफ द मसल एज वेल एज द रेट ऑफ दिस चेंज। जैसा कि एक बार मैंने आपको नर्वस सिस्टम में एनालॉजी बताई थी कि हमने कहा था एक आफ्रेंट डिवीजन होगा और एक इफरेंट डिवीजन होगा। तो रिसेप्टर से हमें पता है आफ्रेंट फाइबर शुरू होंगे, सो इस रिसेप्टर से शुरू होगा आफ्रेंट फाइबर। ये आफ्रेंट फाइबर जिसे आप सेंसरी न्यूरॉन भी कह रहे हैं, ये आपको पता है ये इस रैमस से स्पाइनल नर्व में इस तरह से पहुंचा हुआ होगा। उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि ये मसल किस तरफ है, वेंट्रल साइड में, सो देयरफॉर द कनेक्शंस मस्ट बी फ्रॉम द वेंट्रल रैमस। सो दिस इज एब्सोल्युटली clear. So this spinal nerve will be having the afferent fiber. इसको मैं सोमैटिक आफ्रेंट कह रहा हूं क्योंकि ये मसल से आ रहा है, और इस फाइबर को मैंने क्या कहा है, आफ्रेंट या सेंसरी न्यूरॉन या सेंसरी पाथवे। आप जानते हैं सेंसरी पाथवे पेरिफ्री से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक क्या लेके जाएगा, इंफॉर्मेशन को लेके जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, रैमस में आफ्रेंट इफरेंट दोनों फाइबर्स होंगे, दोनों रैमस में। स्पाइनल नर्व में भी आफ्रेंट और इफरेंट फाइबर्स दोनों होंगे, लेकिन डाइकोटॉमी कहां पर आएगी, रूट्स में। द डॉर्सल रूट इज ऑलवेज सेंसरी। दैट मींस ये जो सेंसरी न्यूरॉन है अब अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में घुसेगा तो कहां से घुसेगा, डॉर्सल रूट से। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस बेसिक फंडामेंटल। तो प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने ये कहा है कि जो सेंसरी न्यूरॉन है या आफ्रेंट न्यूरॉन है, अगर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में घुस रहा है तो डाइकोटॉमी मैं कहां कर रहा हूं, यहां रूट के लेवल पर कर रहा हूं। डॉर्सल रूट इज सेंसरी, और ये सेंसरी फाइबर किससे घुस रहा है, डॉर्सल रूट से। वेंट्रल रूट इज मोटर, इसीलिए आप पिछले साल AIPMT का क्वेश्चन उठा करके देखिए, उन्होंने ये पूछा था कि अगर वेंट्रल रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व इज कट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस विल बी अफेक्टेड। द आंसर वाज द मोटर फंक्शंस, क्योंकि इधर से कौन से फाइबर्स निकलने हैं बेटे, वो मोटर फाइबर्स निकलने हैं। तो अब अगर हम ये देखें
कि इसने साइनैप्स किया है किसी मोटर न्यूरॉन से। प्लीज अंडरस्टैंड, बीच में बहुत सारे इंटर न्यूरॉन्स भी हो सकते हैं, हायर लेवल से भी न्यूरॉन आ सकते हैं, लेकिन मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं कि अल्टीमेटली आफ्रेंट फाइबर ने किससे किया है साइनैप्स, इफरेंट फाइबर से। और ये इफरेंट फाइबर को मैं कह रहा हूं मोटर फाइबर। ये मोटर फाइबर बाहर निकल रहा होगा किससे, वेंट्रल रूट से, और ये आएगा इस स्पाइनल नर्व में। Again proving my point, what I was saying that the spinal nerve will be composite, it will be carrying both afferent as well as efferent or motor fibers, and obviously it will come through this particular ramus which is the ventral ramus and will end up here। और इस जगह को हम पढ़ चुके हैं मसल फिजियोलॉजी में, इसे हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो मैंने एक बहुत सिंपल रिफ्लेक्स आर्क आपके लिए बनाया है। ये रिफ्लेक्स आर्क का मैंने वो पॉइंट बनाया है जिसमें मैं आपको मसल स्पिंडल रिफ्लेक्स दिखा रहा हूं, जिसे हम स्ट्रेच रिफ्लेक्स भी कहते हैं। मैंने आफ्रेंट शुरू किया है मसल स्पिंडल से, और मसल स्पिंडल से इस आफ्रेंट को मैंने डॉर्सल रूट से कहां पहुंचाया है, इस स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर। अल्टीमेटली इसने साइनैप्स किया है इफरेंट से, और इफरेंट जो है वो बाहर निकल करके ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक आया है। अब ये रिफ्लेक्स काम कैसे करेगा? ये रिफ्लेक्स काम ऐसे करेगा कि जब भी आप इस मसल को स्ट्रेच करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से कहां जाएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगी। और कौन एक्टिवेट हो जाएगी, द मोटर डिवीजन। मोटर डिवीजन इफेक्टर्स तक जा रहा है, ये इंफॉर्मेशन कहां तक पहुंचेगी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। और आप जानते हैं यहां पर एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, वो एसिटाइलकोलिन इन रिसेप्टर्स पे जाकर के जुड़ेगा जो कि सार्कोलेमा पे होंगे, और इसका मतलब ये होगा कि ये सार्कोलेमा डीपोलराइज होगी, और अल्टीमेटली एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग, अगर आपको याद आ रहा है, दिस विल लीड टू मसल कॉन्ट्रैक्शन। सो दिस सिंपल थिंग, व्हेन यू स्ट्रेच द मसल responds by contraction, this is called as the muscle spindle reflex। ये this will be more complicated, मैंने केवल इसी पर्टिकुलर मसल से इसी के इफेक्टर तक लाए हैं। आप जानते हैं कि बेसिकली और भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं अगर आप मसल को स्ट्रेच करेंगे, सो देयर विल बी वेरियस अदर पाथवेज, बट आई एम मेकिंग व्हाट इज कॉल्ड एज अ सिंपल मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। देयर इज नो सच थिंग लाइक अ मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, बट दिस मसल स्पिंडल कम्स वेरी क्लोज टू इट। प्रोबेबली इट विल बी द ओनली एग्जांपल ऑफ द मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। तो आप ये देख रहे हैं कि मसल स्पिंडल से ये आफ्रेंट फाइबर, यहां से क्या आया, इफरेंट फाइबर, और रिफ्लेक्स क्या हुआ कि आपने मसल को क्या किया है, स्ट्रेच किया है, और उसने रिस्पॉन्ड कैसे किया है, कॉन्ट्रैक्शन से किया है। सो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल रिफ्लेक्स व्हिच इज कॉल्ड एज द मसल स्पिंडल रिफ्लेक्स। इसको चेक करने के लिए क्लिनिकली इसको चेक करने के लिए नी जर्क, सो दैट मींस द टेस्ट दैट इज यूज्ड टू सी द इंटीग्रिटी ऑफ the muscle spindle reflex is called as the knee jerk, sometimes also called as the patellar reflex। सो इसको हम कहते हैं पटेलर रिफ्लेक्स। पटेला आपको बोन याद आ रही होगी, एक सिस्मोइड बोन थी जो कि यहाँ पर अगर आपको ध्यान आ रहा है, रेक्टस फेमोरिस मसल, इसके टेंडन में ये ऑसिफाई हुई थी। तो ये जो पर्टिकुलर टेंडन है, जब आप इसके ऊपर, आपने देखा होगा डॉक्टर्स के पास एक हैमर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके आगे एक रबर पैड होता है, तो वो इस तरह से पैर को करके यहाँ पर हिट करते हैं, एंड दिस रिस्पॉन्ड्स बाय कॉन्ट्रैक्शन। दिस पर्टिकुलर रिफ्लेक्स इज कॉल्ड एज द नी जर्क और द पटेलर रिफ्लेक्स। This is the clinical test to see the integrity of the muscle spindle reflex। So मैं इसको थोड़ा सा complicated version आपको दिखाता हूं कि ये muscle spindle reflex किस तरह से काम करता है। तो अगर आप ये देखें तो ये आपकी पटेला बोन है, इसके नीचे मैंने इससे पटेलर लिगामेंट है, इसके ऊपर मैंने हिट किया है, और अल्टीमेटली अगर आप देखें ये आफ्रेंट फाइबर है, ये मसल स्पिंडल, ये रिफ्लेक्स है, आप देख सकते हैं ये इस रैमस से जा रहा है, और अल्टीमेटली यू कैन सी दैट द आफ्रेंट न्यूरॉन्स आर एंटरिंग इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया द डॉर्सल रूट। यू कैन सी द साइनैप्स विद द मोटर डिवीजन विल बी गोइंग टू द इफेक्टर्स। यू कैन सी ये आ रहा है इफेक्टर न्यूरॉन, और इसको हमने कहा था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और अगर आपने किसी दूसरी मसल को भी करना है तो यहां से एक से ज्यादा मोटर इफरेंट आ सकते हैं, लेकिन जो मैंने डायग्राम में दिखाया है वो आपको ये रिफ्लेक्स आर्क दिखाई है जो कि मसल स्पिंडल से शुरू हुई है, इस मसल की, इस आफ्रेंट फाइबर से डॉर्सल रूट से होते हुए कहां गई है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और वहां से निकला है मोटर न्यूरॉन वेंट्रल रूट से बाहर निकला है, और ये लाल वाला आप देख रहे हैं ये कहां तक आया है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक। अगर हम इस मसल को स्ट्रेच करेंगे तो ये मसल रिस्पॉन्ड करेगी कॉन्ट्रैक्शन से। ये इसमें एसेसरी पाथवेज हैं जो कि और दूसरी जगह पर जा रहे हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक एनाटमी ऑफ अ मसल स्पिंडल रिफ्लेक्स। बहुत सारे रिफ्लेक्सेस कहां पर होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड लेवल पर होते हैं, जिनमें एक बड़ा फेमस कौन सा है, मसल स्पिंडल। एक बड़ा फेमस और होता है, उसे हम कहते हैं विड्रॉल रिफ्लेक्स। विड्रॉल रिफ्लेक्स का मतलब यह है कि अगर आपको कोई नॉक्शियस स्टिमुलस आता है
तो आप अपनी पूरी बॉडी को पूरा पीछे खींच लेते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, विड्रॉल रिफ्लेक्स कहते हैं। ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड दिस विल बी पॉलीसाइनेप्टिक। मान लीजिए आप रसोई में गए और आपसे आपकी मदर ने कहा है कि गैस पे कोई चीज़ रखी है, उसको तार के नीचे रख दो, और उन्होंने ये नहीं बताया कि वो गर्म है, तो होगा क्या कि आप जैसे ही उठाएंगे तो वो बहुत गर्म लगेगी, वो आपके हाथ से छूटेगी, हाथ से छूटेगी तो अब वो आपके पीछे नहीं आ रही है, लेकिन रिफ्लेक्स में आप 2-3 कदम पीछे जाएंगे। जब आपको लगेगा कि आप सेफ डिस्टेंस पे पहुंच गए हैं, तब आप कूद करके मम्मी को कहेंगे कि आपने बताया क्यों नहीं कि ये गर्म था। तो ये जो रिफ्लेक्स है, मैं जो उस चीज़ को छोड़ के पूरा पीछे गया हूं, इसको मैं क्या कह रहा हूं, विड्रॉल रिफ्लेक्स कह रहा हूं। मकसद ये है कि बॉडी किसी भी नॉक्शियस स्टिमुलस से अपने आप को क्या करती है, खींचती है। एक बड़ा फेमस एग्जांपल है क्रॉस्ड एक्सटेंसर रिफ्लेक्स भी आता है यहाँ पर। क्रॉस्ड एक्सटेंसर रिफ्लेक्स ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी नी को फ्लेक्स करें, तो इस नी को फ्लेक्स करने के लिए आपको इस पर्टिकुलर नी को क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। आप देखेंगे यहाँ पर आपका टेंशन क्या होता जा रहा है, इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है, तभी आप ये मेंटेन कर पाएंगे। इस चीज को हम कहते हैं क्रॉस्ड एक्सटेंसर रिफ्लेक्स। तो मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दिए। एक एग्जांपल दिया मसल स्पिंडल रिफ्लेक्स का, दूसरा दिया विड्रॉल का, तीसरा दिया क्रॉस्ड एक्सटेंसर रिफ्लेक्स का। ज्यादातर रिफ्लेक्सेस मैं आपसे कह रहा हूं पॉलीसाइनेप्टिक होंगे, और एक हम पहले ही देख चुके हैं, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स भी यहां पर कोऑर्डिनेट होते देख चुके हैं। सो मोटे तौर पे हमें यह समझ में आ गया है कि ये जो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, जिसको मैं लोअर मोस्ट लेवल कह रहा हूं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, वो बेसिकली कोऑर्डिनेट करती है रिफ्लेक्सेस। इसकी एनाटॉमी कैसे है, ये कैसे रिसेप्टर से जुड़ी है, कैसे इफेक्टर से स्पाइनल नर्व इफेक्टर्स तक इंफॉर्मेशन लेके जाती हैं, और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए। इस मसल स्पिंडल रिफ्लेक्स को और नी जर्क को खास तौर पे आप याद रखिएगा कि ये क्लिनिकल टेस्ट है टू सी द इंटीग्रिटी ऑफ द मसल स्पिंडल रिफ्लेक्स। सो व्हेन वी कम बैक वी विल लुक एट द एनाटॉमी ऑफ द ब्रेन स्टेम एंड द सेरिबेलम।